अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं चांद नावल का पार्ट नंबर 17 शुरू करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अम्मा के घर आते ही वो पहले वाली खुशगवार ज़िंदगी लौट आई। सारा दिन मैं और अज़रा बातें करती, अम्मा भी हमारे साथ बातों में शामिल हो जाती, या फिर एक दो सहेलियाँ जो गैर शादीशुदा थी उनके साथ नहर पर चली जाती। खूब बातें होती, कह के लगते कि यही ज़िंदगी है। वक्त हर ज़ख्म का मरहम खुद है, वरना ज़िंदगी अवज़ा बन जाती किसी की जुदाई का। खुदा अगर ज़ख्म देता है तो उसको बढ़ता भी खुद है। मेरा भी अयास वाला ज़ख्म बढ़ चुका था। अब ये छोटी छोटी खुशियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे खुश देखकर अम्मा भी खुश हो गई थी और अब्बा भी। अज़रा मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी थी। वो जुमेरात का दिन था। मैं अज़रा के पास बैठी थी और वो पूछ रही थी, आयशा मुझे मामी कब बना रही हो? फुफ्फो इसलिए नहीं कहा कि वो मैं पहले ही बन चुकी हूँ। अब तो परवेज़ की बीवी होने के नाते मुझे मामी कहलवाने का ज़्यादा शौक़ है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रही तो अज़रा ने कहा, बोलती क्यों नहीं, कब सुना रही हो ये खुशखबरी? जब अल्लाह को मंजूर होगा। तुम अपनी सुनाओ, इतने सालों से क्या कर रही हो? फुफ्फो कहने वाला कब आएगा? मैंने खुद को बचाकर उस पर जवाबी वार किया। ठीक 8 माह बाद, अज़रा ने हंसते हुए बताया। क्या? वाकई? मैं मारे खुशी के उछल पड़ी, फिर अम्मा को मुबारकबाद देने के लिए उठी तो खुद ही चक्कर खाकर बैठ गई। अम्मा और अज़रा घबरा कर मुझ पर एक साथ झुकी। क्या हुआ आयशा? अरे क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, मैंने अबकाइयाँ लेते हुए कहा और गुस्साखाने में भाग गई। के करने के बावजूद मतलियाँ आ रही थी, रंग एकदम जर्द हो गया था। अज़रा मुझे थाम कर बाहर लाई तो अम्मा ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, खुदा ने बड़ी रहमत की। कहाँ तो मैं आयशा की ज़िंदगी से मायूस थी, जबकि अब मैं आयशा के बच्चे भी खिलाऊंगी। मेरे मौला ने बड़ा करम किया है मुझ पर, जो मैं नानी और दादी दोनों रिश्तों को पा रही हूँ। मैं हैरान सी अम्मा की बात सुन रही थी, जबकि अज़रा मेरे सामने खड़ी मुझे शरारत से देख रही थी। यूँ क्या देख रही हो? मैंने कुछ न समझते हुए अज़रा से पूछा। नानी का मतलब अगर तुम नहीं समझती हो तो ये बता दूँ, मैं मामी बनने वाली हूँ। हाय नहीं, मैंने अम्मा के सीने में मुँह छुपा लिया, मगर वो बात न आई। मुबारक हो आयशा ये खुशी, वो कह रही थी, और अम्मा किश्वर और नूरी को आवाज़ें दे रही थी। जाओ सदक़े के लिए अनाज लाओ और आयशा का हाथ लगवा कर बाँट दो। किश्वर और नूरी, अज़रा की अम्मा को भी गुड़ दे आओ और बुला कर भी लाओ। जी। कहते हुए नूरी बाहर निकल गई। मैं अभी अनाज को हाथ लगा रही थी कि परवेज़ और फ़िरोज़ अंदर दाखिल हुए। हैरत से मुझे देखा और परवेज़ भाई ने पूछा, ये क्या हो रहा है अम्मा? अम्मा के होंठ मारे खुशी के कपकपा रहे थे, मगर मेरी वजह से चुप थी। अज़रा परवेज़ भाई को इशारे से अंदर ले गई, जबकि फ़िरोज़ ने अम्मा से कहा, ताई अम्मा आप इजाज़त दें तो आयशा को ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अम्मा ने मुझे अलग करते हुए मेरा मुंह चूम लिया और मैं अज़रा के बाहर आते ही चादर लेकर फ़िरोज़ के साथ बाहर निकल आई और रास्ते में चच्ची मिली और पूछा, क्या बात है? मजीदा ने गुड़ भेजा है और मुझे बुलाया भी है। मुझे नहीं मालूम, कहकर मैं आगे बढ़ आई कि उनको बताते हुए मुझे शर्म आती थी, और फिर साथ फ़िरोज़ भी तो थे। चच्ची तो मेरा जवाब सुनकर आगे चली गई, जबकि फ़िरोज़ भागोर मुझे देखने लगे थे, मगर चुप रहे। घर पहुंची तो फ़िरोज़ मुझे लिए सीधे कमरे में चले आए। फिर पूछा, क्या बात थी आयशा? ताई अम्मा ने गुड़ क्यों भेजा है और अम्मा को बुलाया है? कुछ भी नहीं, मुझे शर्म आ रही थी। फ़िरोज़ भागोर मेरे चेहरे को देख रहे थे। दोनों हाथों में मेरा चेहरा थाम कर पूछा, मेरी कसम बताओ ना, क्या बात थी? उन्होंने यूँ पूछा जैसे कुछ समझते हों। मैंने उनके बाजू से लगते हुए कहा, चच्ची आएंगी तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने शर्माते हुए कहा, चच्ची से क्यों, तुमसे ना पूछूं?
उन्होंने मेरा चेहरा ऊपर किया। बताओ क्या बात है? वो अम्मा कहती हैं वो नानी बनने वाली। मारे शर्म के मैं बात पूरी ना कर सकी और फेरोज़ मारे खुशी के हंस दिए। फिर बोले, बेवकूफ़, इतनी दूर गई हो, सीधी तरह ये नहीं कह सकती थी कि मैं बाप बन रहा हूँ और तुम माँ। मैंने उनके सीने में मुँह छिपा लिया तो फेरोज़ ने मेरा चेहरा ऊपर करते हुए कहा, कल तो छुट्टी है, परसों तुम मेरे साथ चलना लाहौर डॉक्टर को दिखाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों नहीं जाओगी? वो मुझ पर झुके पूछ रहे थे। बस नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है, मैंने कहा। तब ही शायद बाहर चच्ची आ गई थी, क्योंकि एकदम शोर सा मच गया था। फिर चच्ची मेरे कमरे में दाखिल हुई, मुझे गले लगाकर प्यार करते हुए कहा, खुदा ये खुशी मुझे दिखा रहा है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। फिर उन्होंने फेरोज़ से कहा, जब ये पैदा हुई थी तब ही मैंने सोच लिया था इसको तेरी दुल्हन बनाऊंगी। मगर मजीदा ने यह बात पसंद ना की थी। मगर देख लो, होता वही है जो मुकद्दर में लिखा हो। बिलाहर ये मेरी बहू बन गई और अब पोते की माँ बन रही है। माँ की बात पर फेरोज़ घबरा कर मुझे देखने आए कि भला मुझ पर उनकी बात का क्या असर हुआ है। मगर मेरा चेहरा इस खुशी के मौके पर दर्दनाक माजी में झांकना नहीं चाहता था। मेरे लब मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर फेरोज़ मुस्कुरा दिए। फिर बाबियाँ भी अंदर चली आईं और फेरोज़ से छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मैं खुद एक तरफ बैठी थी, उनकी नोक झोंक सुनकर मुस्कुराती रही। फेरोज़ ने बहुत कोशिश की थी कि मुझे साथ लाहौर ले जाएं डॉक्टर से चेकअप के लिए, मगर मैं ना मानी और चच्ची ने भी कह दिया, अरे कभी हमने डॉक्टर को दिखाया था जो तू उसको दिखाना चाहता है। फेरोज़ ने फिर भी इसरार किया तो चच्ची ने कहा, देखो वो खुद भी जाना नहीं चाहती, तुम अपना वक़्त बर्बाद ना करो। और फेरोज़ ये जवाब सुनकर चुपचाप चले गए और मुझे एहतियात की ताकीद कर गए। उनके जाने के बाद मैं थी और मेरी नाज बरदारियाँ। चच्ची तो क्या, सब बाबियाँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मुझे यकीन नहीं आता था अपनी खुशकिस्मती पर। प्यार तो हमेशा ही से सब ने मुझे बहुत ज़्यादा किया था, मगर अब की तो बात ही कुछ और थी। मेरे ज़रा से ना खाने पर भी सब यूँ परेशान हो जाते, पता नहीं क्या हो गया हो। अम्मा और अज़रा भी रोज़ मेरी हैरियत मालूम करने आती थी। हालांकि अज़रा खुद भी मां बनने वाली थी और मेरी अम्मा उसका ख्याल वैसे ही रख रही थी जैसे चच्ची मेरा रखती थी, क्योंकि वो तो वैसे भी उनके इकलौते बेटे की बीवी थी। सारा प्यार उसी के वास्ते था। दोनों घरों में खुदा ने खुशियाँ ही खुशियाँ बखेर दी थी। सब खुश थे। अम्मा और भी अयाज़ को भूल चुकी थी। उन्होंने मेरे सामने अब कभी अयाज़ का जिक्र ना किया था। एक हफ्ता यूं गुजरा कि मुझे पता भी ना चल सका। मालूम हुआ तो उस वक़्त जब मैं अपने कमरे में लेटी बच्चों का एक रसाला देख रही थी कि फेरोज़ कमरे में दाखिल हुए। हाथ में पकड़ा बैग एक तरफ रखते हुए वो सीधे मेरी तरफ आए और मुझे बाहों के हसार में लेते हुए पूछा, कैसी हो आयशा? ठीक हूँ, मैंने शर्माते हुए कहा। और वो कैसा है? उन्होंने शोही से पूछा। मैं शर्मा गई। जवाब देना तो दूर की बात, उनकी तरफ देख भी ना सकी। तभी ज़ुबैदा भाभी चली आई और फेरोज़ को देखते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने बुलाया है, कहा था आते ही भेज दें। काम क्या है? फेरोज़ का शायद जाने का मूड नहीं था। ये तो उन्हीं को पता होगा, भाभी ने कहा तो फेरोज़ फ़ौरन चले गए। फिर वो किस वक़्त आए मुझे कुछ पता नहीं कि मैं उनके आने से पहले ही बगैर खाना खाए सो गई थी कि आजकल फिर मुझे नींद आने लगी थी। अब फिर मेरी आदत बन गई थी कि सारा वक़्त खाते रहना या फिर सोते रहना। और चच्ची कह रही थी ये सब बच्चे की वजह से है। मैं चाहे सारा दिन सोती रहती, मगर घर में से कभी किसी ने मुझे जगाया ना था।
یہی وجہ ہے میں فیروز کے آنے سے پہلے سو گئی تھی اور میرے آرام کے خیال سے انہوں نے بھی مجھے نہ اٹھایا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو فیروز بھی سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو نصرت نے مجھے بتایا، مبارک ہو، فیروز کو گھر مل گیا ہے۔ کیا اتنی جلدی مل گیا؟ میں نے کھلے بالوں کو لپیٹتے ہوئے ان کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا فیروز نے تمہیں نہیں بتایا؟ نصرت بھی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ فیاض بھائی کے پاس گئے تھے، پھر پتہ نہیں کب واپس آئے۔ میں تو سو رہی تھی، میں نے انہیں بتایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، جب بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ امی فیروز کو اجازت نہیں دے رہی تمہیں ساتھ لے جانے کی، انہوں نے سرگوشی میں بتایا۔ کیوں بھلا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جواب میں پتہ نہیں کیا چاہتی تھی کہ فیروز بھائی نے آواز دی اور وہ ان کی طرف چلی گئی، جبکہ میں چچی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ پڑھنے کے بعد بولی، کچھ تم ہی اس کو سمجھاؤ، میری تو وہ کوئی بات نہیں مانتا۔ کیا سمجھاؤں؟ میں انجان بنتے ہوئے بولی، حالانکہ نصرت بھابھی مجھے بتا چکی تھی ساری بات۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا ہے۔ چچی نے ابھی اتنا ہی بتایا تھا کہ زبیدہ بھابھی کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور میرا آنچل پکڑ کر بولا، چچی جی، چچا بلا رہے ہیں۔ اور میں چچی کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر ہی اٹھ کر کمرے میں آئی تو فیروز اٹھ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، شام سے پہلے تم میرے ساتھ لاہور چل رہی ہو، گھر مل گیا ہے، آپ کسی بھابھی کو ساتھ لگا کر ضروری پیکنگ کر لو، پھر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ مگر چچی تو کہہ رہی ہیں مجھے۔ ان کی بات چھوڑو، جانے کی تیاری کرو، بلکہ میں خود بھی تمہاری مدد کرتا ہوں، فیروز نے کہا۔ اتنے میں چچی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تھا؟ یہ تمہارے ساتھ لاہور نہیں جائے گی۔ امی آپ ہوا مہا فکر کرتی ہیں، وہاں میں تو ہوں عائشہ کے پاس، اور پھر خدا نہ خواستہ اگر عائشہ کی طبیعت خراب ہو جائے تو قصور لے جانے تک تو یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اور گھر پر میں ڈیلیوری کے حق میں نہیں ہوں، اس طرح جان بھی جا سکتی ہے یا ارے باقی عورتوں کے بھی تو یہاں ہی بچے ہوتے ہیں، میں نے تمہیں بھی گھر پر ہی جنم دیا تھا۔ چچی نے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی، مگر فیروز بولے، وہ اور زمانے تھے امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں عائشہ کے لیے؟ میں تو ہوں اس کے پاس، آپ سے زیادہ حیا رکھوں گا۔ ارے تم مرد ہو، تمہیں کیا معلوم عورت کو کیسے سنبھالتے ہیں، خاص کر اس حالت میں، چچی نے غصے سے کہا۔ اب کہ فیروز مسکرانے لگے، پھر کہا، امی جان میں ڈاکٹر بھی تو ہوں، آپ سے زیادہ اچھی طرح دیکھ بھال کروں گا، عائشہ کو آپ خوشی خوشی اجازت دیں۔ پھر چچی کے علاوہ بھی سب نے سمجھایا، مگر فیروز نہ مانے، اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال میں نوری کو ساتھ لے جاؤں، اور میں نے نوری کو ساتھ لے لیا۔ مگر چچی کی فکر دور نہ ہوئی، انہوں نے فیروز کو میرے لیے 100 نصیحتیں کی، اماں نے بھی بہت کچھ کہا، اور ہم لاہور آ گئے۔